गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम डिस्कस करेंगे संसदीय कार्रवाई के साधन, प्रस्ताव और प्रश्न। संसद किन साधनों से मंत्रिपरिषद पर कार्रवाई रखती है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, एग्ज़ाम में अक्सर इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल क्या होता है दोस्तों? इसमें प्रथम 1 घंटा में जो प्रश्न 1 घंटा का जो होता है संसद का, वो प्रश्नकाल कहलाता है। संसद सदस्य जो होते हैं इसमें प्रश्न पूछते हैं, मंत्री उत्तर देते हैं और यह 3 तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। पहला आता है तारांकित प्रश्न। इसमें उत्तर जो होता है मौखिक दिया जाता है तथा इसके बाद इसके पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा है अतारांकित प्रश्न। इसमें लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करती है मंत्रिपरिषद तथा इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और तीसरा है दोस्तों अल्प सूचना वाले प्रश्न। इसमें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। संसद के जिस भी सदस्य को कोई प्रश्न पूछना है अल्प सूचना वाले, तो उसमें क्या करेगा, वो पहले नोटिस देगा अध्यक्ष को, जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, और तो उसको नोटिस देगा कम से कम 10 दिन पहले। उसके बाद ये प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर जो होता है वो मौखिक मिलता है। अब दोस्तों तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तो ये जो किस तरह प्रस्तुत किए जाते हैं दोस्तों। एक हरी सूची में तारांकित प्रश्नों की सूची होती है हरी रिपोर्ट में, और सफ़ेद जो सूची होती है उसमें अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, और गुलाब रंग की जो सूची होती है वो अल्प सूचना वाले प्रश्नों के लिए होती है। ठीक है दोस्तों, प्रश्नकाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। शून्यकाल। प्रश्नकाल होने के बाद उसके बाद आता है शून्यकाल। शून्यकाल क्या होता है दोस्तों? ये जो शून्यकाल है भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है। भारतीय संसद में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले शून्यकाल का, और इसकी ये 1962 में शुरू किया गया था। 1962 में शून्यकाल में क्वेश्चन पूछे जाने लगे भारतीय संसद में। ठीक है दोस्तों। शून्यकाल भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल का होता है। सबसे पहले लोकसभा जब स्टार्ट होगी तो सबसे पहले प्रश्नकाल होगा, उसके बाद शून्यकाल होगा। शून्यकाल में 10 AM से पहले सदस्य अध्यक्ष को सूचना दे देते हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों के जो अध्यक्ष होंगे उसको 10 बजे से पहले सूचना दे दी जाएगी, और ये 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो टाइमिंग होगा शून्यकाल का वो 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच का होगा, और अधिकतम इसमें 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितने दोस्तों? 20 प्रश्न। याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट कि 20 प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं, जबकि राज्यसभा में 7 प्रश्न पूछ सकते हैं। अक्सर एग्जाम में आ जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन, इसलिए याद रखना। शून्यकाल को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है दोस्तों। जो प्रश्नकाल था उसको संसद में औपचारिक मान्यता प्राप्त थी, लेकिन शून्यकाल को संसद में औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये तो थे दोस्तों प्रश्न जो संसद में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रस्ताव रखे जाते हैं संसद में मंत्रिपरिषद की कार्रवाई में दखल देने के लिए, या उनके मनमानी को रोकने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो पहला है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव क्या होता है? यह प्रस्ताव किसी संसद सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। जब संसद में बहस हो जाती है तो उस वाद विवाद को समाप्त करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है, कटौती प्रस्ताव। और दोस्तों याद रखना, कटौती जो प्रस्ताव है बजट से संबंधित होता है। ठीक है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव बजट से संबंधित होता है, तो कटौती प्रस्ताव जो है बजट से संबंधित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए
यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो वाद विवाद को रोककर मतदान के लिए रखा जाता है। जैसे कि प्रस्ताव अध्यक्ष स्वीकृत कर लेता है तो फिर उस प्रश्न में आप मतदान कर सकते हैं कि भाई ये 4 प्रकार का होता है। साधारण कटौती, जब किसी मामले में पर्याप्त चर्चा हो जाती है, कि कोई भी मामला हो, कोई भी प्रश्न हो जिसमें संसद में पर्याप्त चर्चा हो जाती है तो उस पर मतदान के लिए रख दिया जाता है। तो ये होता है साधारण कटौती प्रस्ताव। अब दूसरा है घटकों में कटौती। जब विधेयक या जो संकल्प होते हैं, लंबे संकल्प होते हैं, उनको का समूह बना लिया जाता है। जो भी कोई विधेयक पारित किया जाता है या कोई संकल्प जो मंत्रिपरिषद द्वारा लिया जाता है, उनका समूह बनाकर उन पर चर्चा की जाती है। उसके बाद उसमें मतदान होता है। कटौती ये साधारण प्रस्ताव में दोस्तों एक प्रस्ताव होगा, उसके पर चर्चा होगी और उसको मतदान के लिए रख देंगे। लेकिन घटकों में कटौती का मतलब ये है कि जो कई विधेयक होंगे, कई संकल्प होंगे, उनका समूह बना लिया जाता है कि इस पर हम चर्चा करेंगे, उसके बाद इसको मतदान के लिए रख देंगे। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं कंगारू कटौती। कंगारू कटौती कटौती क्या होती है? जो महत्वपूर्ण खंड होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जो मामले होते हैं, उन पर बहस होती है और फिर उस पर मतदान होता है। कुछ इम्पोर्टेंट मामले आप वो सदन जो होता है अध्यक्ष को दे देता है, उन पर बहस होगी और फिर मतदान होगा। चौथा है दोस्तों गिलेटिन प्रस्ताव। गिलेटिन प्रस्ताव क्या होता है? विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा ना हुई हो, जो कोई भी विधेयक पारित किया हो या कोई संकल्प मंत्रिपरिषद द्वारा जारी किया गया हो, तो उसके किसी भाग पर, पूरे विधेयक पर नहीं, उसके किसी भाग पर अगर कोई चर्चा नहीं हुई हो या तो उस पर क्या होता है, मतदान देने से पूर्व उसको चर्चा पर रखा जाता है। मतदान भी होगा लेकिन उससे पहले चर्चा होगी। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो विधेयक होता है, कोई विधेयक होता है, उसको इम्पोर्टेंट फैक्ट जो रह जाते हैं उस पर चर्चा नहीं हो पाती है, तो उनको रखा जाता है गिलेटिन प्रस्ताव में। ठीक है दोस्तों, ये था आपका कटौती प्रस्ताव, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है दोस्तों? सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अज्ञात अनुमति से किसी मंत्री या ध्यान अवलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर आकृष्ट करता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? जब कोई संसद का कोई सदस्य होता है, जो पीठासीन अधिकारी, दोस्तों हम लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष को कहेंगे। लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो होते हैं वो संसद के पीठासीन अधिकारी कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना, राष्ट्रपति को भी पीठासीन अधिकारी हम कहते हैं। तो बहुत ही, चलिए आगे चलते हैं। संसद कोई भी सदस्य होगा जो सदन के पीठासीन अधिकारी से पहले अनुमति लेगा, फिर किसी विशेष मंत्री को, जिस विभाग का मंत्री हो, उसको जो भी लोक महत्व का जो मामला होगा, जिसको अविलंब सुलझाना है, उस पर ध्यान आकर्षित करेगा। ये शून्यकाल की तरह दोस्तों संसदीय प्रक्रिया में यह भारतीय नवाचार है। मतलब ये इसको भारतीय संसद ने ही शुरू किया था, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को। और सन याद रखना, 1954 में ये अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपको समझ में आ गया होगा। संसद का कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेकर किसी विशेष विभाग के मंत्री से लोक महत्व के प्रश्न पर अविलंब उसका ध्यान आकर्षण करेगा, भाई ये मामला है, आप इस पर क्या कर रहे हो। ठीक है दोस्तों। अब आता है विशेष अधिकार प्रस्ताव। जब कोई मंत्री संसदीय विशेष अधिकार का उल्लंघन करता है, हर मंत्रिपरिषद को विशेष अधिकार दे रखे संसद ने, तब मंत्री किसी विशेष अधिकार का उल्लंघन करता है तो जो संसद का सदस्य, कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव के माध्यम से यह महसूस कराता है कि जो भी तथ्य संसद के सामने रखे गए हैं किसी भी मंत्री द्वारा, ये सही ढंग से प्रकट नहीं किए गए हैं या इनको गलत रखा गया है, ये झूठे हैं, तो इस तरह इस मंत्री ने संसद का विशेष अधिकार का उल्लंघन किया है। इस वजह से विशेष अधिकार प्रस्ताव लाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है दोस्तों? किसी लोक महत्व के मामले में सदन के किसी सदस्य द्वारा अविलंबनीय जारी किया जाता है और सदन की कार्रवाई को स्थगित करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी लोक महत्व का मामला है, सदन का कोई सदस्य प्रस्ताव लाएगा स्थगित करने के लिए सदन की कार्रवाई को।
इसमें 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। सदन के 50 सदस्यों का समर्थन मिलने के बाद ये स्थगन प्रस्ताव पारित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही पेश किया जा सकता है। ज़्यादातर प्रस्ताव दोस्तों लोकसभा में पारित होते हैं, लेकिन कुछ प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारित किए जा सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव है। सदन का कोई भी सदस्य प्रस्ताव को पेश कर सकता है दोस्तों। एक चीज़ और है, याद रखना, प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम नहीं होगी। जो भी प्रस्ताव लाया जाएगा उसमें चर्चा 2.5 घंटे से कम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव की। जो अविश्वास प्रस्ताव है दोस्तों, इसका आने का कारण संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है ना, लोकसभा के लिए की प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है दोस्तों, मंत्रिपरिषद जो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब है मंत्रिपरिषद तभी तक है जब उसके में सदन की मंत्रिपरिषद तभी तक होती है लोकसभा में जब सदन में उसका बहुमत प्राप्त रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रस्ताव जो है दोस्तों मंत्रिमंडल के खिलाफ लाया जाता है लोकसभा में। प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है। इसमें लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। ठीक है दोस्तों अविश्वास पत्र के बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। लोकसभा में इसे स्वीकार करने के कारण आपको बताना अनिवार्य नहीं है। जब लोकसभा में इसको अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया जाएगा तो उसका कारण बताना कोई खास अनिवार्य नहीं है। और यह दोस्तों पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, ना कि कोई एक मंत्री के लिए। पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाएगा। याद रखना, एग्जाम में आए आपको कंफ्यूज करने के लिए, एक मंत्री का कोई यहाँ वो नहीं होगा, पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। ठीक है, और कोई विशेष जानकारी इसमें नहीं है। एक बात और है, जब ये प्रस्ताव पारित हो जाता है और मान्य हो गया तो ये मंत्रिपरिषद को इसमें त्यागपत्र देना होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जैसा ही निंदा प्रस्ताव है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा भेद है। चलिए निंदा प्रस्ताव को डिस्कस करेंगे, आगे चलते हैं। निंदा प्रस्ताव, ये आ गया दोस्तों आपका निंदा प्रस्ताव। चलिए देखते हैं निंदा प्रस्ताव क्या होता है। यह किसी एक मंत्री या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध आता है और निंदा प्रस्ताव एक मंत्री या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध आ सकता है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना होगा। अविश्वास पत्र में हमने डिस्कस किया था कि उसमें कारण बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सीधा लोकसभा में पारित हो जाता है। और इसमें लोकसभा को स्वीकार करने के लिए कारण बताना होगा कि भाई लोकसभा इसे क्यों स्वीकार करे। लोकसभा में पारित होने पर त्यागपत्र देना अनिवार्य नहीं है। यह अगर लोकसभा में पारित हो जाता है निंदा प्रस्ताव तो उसको इसमें मंत्रिपरिषद या मंत्री को त्याग देना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद को त्याग देना अनिवार्य है। याद रखना दोस्तों, दोनों लोकसभा में लाए जाते हैं, कंफ्यूज मत होना। चलिए आगे चलते हैं। मंत्रिपरिषद उसमें निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव आपको दोनों को ढंग से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक चीज़ और निंदा प्रस्ताव के बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों। यह मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों के विरुद्ध लाया जाता है। यह मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों के विरुद्ध लाया जाता है, जबकि वह मंत्रिपरिषद की लोकसभा में विश्वास के विरुद्ध लाया जाता है। ठीक है, ये नीतियों को बताता है और वह दोस्तों लोकसभा में विश्वास को निर्धारण के लिए आता है कि मंत्रिपरिषद का लोकसभा में विश्वास निर्धारण अब नहीं रहा है, उसको बहुमत अब प्राप्त नहीं है, इसलिए लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, दोनों को हमने अब अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अनियत प्रस्ताव। अनियत प्रस्ताव क्या होता है? अध्यक्ष जो होगा लोकसभा का, वह बिना तिथि निर्धारित किए इस प्रस्ताव को रख लेता है। हमने प्रस्ताव प्रस्तुत किया और किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, उसको बिना तिथि या नियत तिथि कोई डेट डाले उसको रख लिया, और सदन का जो भी नेता होगा, प्रतिपक्ष का नेता, तो उससे चर्चा करके कोई फिक्स नियत दिन तय कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों,
कि भाई हम इस दिन को या इस समय पे इसको हम चर्चा में लाएंगे। ये होता है अनियत प्रस्ताव। अब बात करते हैं विशेष उल्लेख की। एक विशेष उल्लेख प्रस्ताव भी होता है। ये क्या होता है दोस्तों, ये प्रश्नकाल जो होता है, प्रश्नकाल के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे जुड़ा होता है। ऐसा मामला जो औचित्य प्रश्न नहीं है, ऐसा मामला जो प्रश्न औचित्य प्रश्न नहीं है, प्रश्नकाल के दौरान नहीं उठाया जा सकता। मतलब कोई कुछ प्रश्न जो होते हैं जो औचित्यपूर्ण नहीं होते हैं, उनको हम प्रश्नकाल के दौरान नहीं उठा सकते। लेकिन फिर क्या होता है, आध घंटे की बहस के बाद उसको आध घंटे की बहस में हम उस मामले को शामिल कर लेते हैं, जो विशेष उल्लेख कहा जाता है, विशेष उल्लेख प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है। इसको राज्यसभा में उठाया जा सकता है, और लोकसभा में अगर इसको उठाना है तो लोकसभा का नियम है 377। लोकसभा के कार्यवाही कुछ खुद के उन्होंने लोकसभा नियम बना रखे हैं। उस लोकसभा के नियम 377 के तहत इसको नोटिस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, विशेष उल्लेख प्रस्ताव इस तरह दोनों ही सदन में भेजा जा सकता है, लोकसभा और सभा और राज्यसभा दोनों में। ठीक है। तो ये थे आपके विशेष कुछ प्रस्ताव दोस्तों। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं इन्हीं प्रस्तावों में से आते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।